नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कास्ट आयरन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो कास्ट आयरन से अपन रॉट आयरन और क्या बना सकते हैं, स्टील। ये मेटलर्जी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन इज 1। क्योंकि हमें मेटलर्जी में पता है कि सबसे पहले फर्नेस से बनता है पिग आयरन, विच इज मोस्ट क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन। पिग आयरन को मेल्ट करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं, मेल्ट किया फिर कूलिंग किया तो मिलता है कास्ट आयरन। और इसी कास्ट आयरन को कास्ट आयरन प्यूरिफाई करेंगे तो रॉट आयरन मिल जाएगा। रॉट आयरन, दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कास्ट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। और इस कास्ट आयरन से ही हम क्या बना सकते हैं, स्टील भी बना सकते हैं। बट कास्ट आयरन से पिग आयरन नहीं जा सकते, तो रॉट आयरन भी बन सकता है और स्टील भी बन सकता है इससे, ठीक है। पिग आयरन तो जब फर्नेस से निकलता है। दिस इज मोस्ट क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन, सो ऑप्शन 1 इज राइट। नंबर 2 देखें, द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ HCF5 माइनस आयन एंड HCO3F2। तो HCF5 माइनस एंड HCO3F2, so now using BBT we will determine 5 bond pair and 2 lone pair. This is a case of 5 bond pair and 2 lone pair, and this is case of 5 bond pair 0 lone pair. So इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे इसमें, एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज प्लेनर पेंटागन। सो सर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, simplified absorption spectra of 3 complex first, second, third of Mn2 plus Mn plus ions are given below. Lambda max values are ABC respectively. The correct match of the complex. Now हमें ये इस तरह से जो है ये 3 पीक्स दे रखे हैं। ये A के लिए है, ये B के लिए है, ये C के लिए है। ये एब्जॉर्प्शन है और ये वेवलेंथ है। इस तरह का ग्राफ दे रखा है। तो एक बात हमें मालूम क्या पड़ गई कि लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ C की सबसे ज़्यादा है, फिर लैम्डा मैक्स B है, फिर लैम्डा मैक्स A है। ये है हमारे पास। A के लिए सबसे कम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ A के लिए सबसे कम। और हमें मालूम है डेल्टा इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। इसका मतलब जिसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डेल्टा क्या हो जाएगा। द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये किन किन कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो एक बात है कि ये सबसे कम इसका क्या लैम्डा मैक्स है, तो इसका डेल्टा सबसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा प्रोपोर्शनल क्या होता है बोलो, डेल्टा प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन, डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। डेल्टा इज हायर फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डेल्टा हाई
इसका मतलब इन, और हमारे पास 3 लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्स हैं। एक फ्लोराइड आयन है, एक कॉम्प्लेक्स है अपना, एक कॉम्प्लेक्स है अपना कौन सा, जिसमें फ्लोराइड आयन है, एक कॉम्प्लेक्स अमोनिया है और एक कॉम्प्लेक्स NCS माइनस का है। तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसका डेल्टा सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी इसका मतलब एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ कम है, डेल्टा इसका सबसे ज़्यादा हुआ। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका हो सकता है, इन तीनों लिगेंड्स में सबसे ज़्यादा डेल्टा किसका आएगा, MnH3 6, जो भी चार्ज वार्ज हो। यानी ए वाला जो है, ए ऑप्शन जो है, ये किसके लिए रखा है, इस अमोनिया कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि इस अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब डेल्टा ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ कम होगी। फिर अमोनिया के बाद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCS माइनस लिगेंड के लिए। दिस इज फॉर MnCS6 और जो भी चार्ज आए कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया के बगल में ये पड़ता है। फिर इसका डेल्टा मैक्स सबसे ज़्यादा है, तो डेल्टा इसका मैक्सिमम वेवलेंथ सबसे, डेल्टा सबसे कम, और सबसे कम डेल्टा किसका होगा, फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स का होगा। ये फ्लोराइड आयन वीक फील्ड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन और कई सारी लिगेंड, फिर NCS और फिर अमोनिया, और इस तरह से कुछ सीरीज बन जाती है। द सीरीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब ए हो गया अपना कौन सा कॉम्प्लेक्स, थर्ड हो गया ऑर्डर में, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। बी हो गया अपना कौन सा कॉम्प्लेक्स, बी हो गया फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, NCS हो गया, और सी हो गया अपना थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स, सी हो गया अपना सेकंड कॉम्प्लेक्स। सो 2 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 से, उसके पहले 3 इनऑर्गेनिक के हैं, वो सर बताएंगे। तो इसमें कह रहा है कि अपन ने क्या किया, सुक्रोज लिया, ठीक है। सुक्रोज का कह रहा है हाइड्रोलाइसिस करा दिए, तो यहां से कह रहा है बेटा आपको मिलेगा, अब AB दिया है तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिला, ओके। तो ग्लूकोज में आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो सबको पता ही है। अब इसमें जो है सेलिवनॉफ टेस्ट करा रहा है ना, तो इसमें जो है सेलिवनॉफ टेस्ट। अब ये बात जरा समझो कि ये सेलिवनॉफ टेस्ट होता क्या है। ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को, जो कार्बोहाइड्रेट में जो कीटो और एल्डो ग्रुप होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर आपके पास एल्डोज है, समझना एल्डोज, तो जब एल्डोज में सेलिवनॉफ रिएजेंट मिलाते हैं तो इससे बेटा पिंक कलर मिलता है, और थोड़ा स्लोली मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है। और जब आप इसमें कीटोज में, कीटोन है मान लो, कीटोज में जब आप ये सेलिनॉफ रिएजेंट मिलाते हैं तो आपका मिलता है रेड कलर, और ये थोड़ा सा फास्ट मिलता है, रैपिडली मिलता है इसके रेस्पेक्ट में। ये है आपका सेलिवनॉफ टेस्ट, क्लियर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, फॉर्मेशन ऑफ वायलेट कलर, फॉर नो कलर, तो क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर। इसका आंसर आएगा फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, तो आंसर विल बी फर्स्ट। चेक करो, आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। 2A प्लस B से C प्लस D रिएक्शन दिए, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास टेबल सामने है। सो इसमें क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, ऐसे करके दिया है।
तो ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है और रेट दिया है, ठीक है। सो देखो ए का कंसंट्रेशन आप देखोगे कि ए का कंसंट्रेशन पहले दिया है 0.1, चेक करो बेटा, इसमें ए का कंसंट्रेशन आप चेक करो, ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.1, बी का कंसंट्रेशन 0.1, तो रेट है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। 0.1 0.2 तो रेट इतना है। तो देखो एक बात समझो, ध्यान से लिखना पड़ेगा, इसमें टेबल बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.1, बी का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 और बेटा रेट आपको दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ध्यान से। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.1, बी का कंसंट्रेशन दिया है 0.2 और रेट आपको दिया है बेटा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.4 इंटू 10 की पावर -2, ये देखो। तो ध्यान से आप इसको पता क्या लिख दो, आप इसको लिख दो 24 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो क्या हुआ, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी आर का वैल्यू आप ऐसे लिख दो, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, ये देखो। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, बी का कंसंट्रेशन देखो डबल हो गया। जब बी का कंसंट्रेशन डबल हुआ है लेकिन रेट 4 टाइम्स हो गया है, यानी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब Q का वैल्यू 2 है, चेक करो। इसका मतलब Q का वैल्यू बेटा कितना है, 2 है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है कि कह रहा है ए का कंसंट्रेशन 0.2 है, बी का कंसंट्रेशन 0.1 है, यानी ए का कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट कह रहा है, रेट हो गया 12 इंटू 10 की पावर -3। इसका मतलब रेट डबल हो गया, ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, बी कांस्टेंट है तो रेट डबल, यानी पी का वैल्यू 1 आ गया। ये देखो पी का वैल्यू क्या आ गया, 1। क्लियर। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कह रहा है ए का कंसंट्रेशन x है और बी का 0.2 है, तो रेट इतना है, तो x पूछा है। तो देखो देखो फोर्थ एक्सपेरिमेंट से रेट का वैल्यू क्या लिखिएगा, k, ए का पावर 1, बी का पावर 2, ठीक है बेटा। तो रेट का फोर्थ में दिया है 7.2, यानी 72 इंटू 10 की पावर -3 k, ठीक है। k, ए का वैल्यू आपको दिया है x कंसंट्रेशन, ठीक है, और बी का कंसंट्रेशन दिया है 0.2, ये देखो, ठीक है। अब x निकालना है, तो पहले ही एक्सपेरिमेंट ले लो यार। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो रेट दिया था 6 इंटू 10 की पावर -3, k 0.1 का पावर 1, 0.1 का पावर 2, चेक करो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करिएगा तो ये 6 टाइम्स जाएगा, हाँ ठीक है, 12 6 72, यहाँ आएगा k कैंसिल हो गया बेटा, x आएगा, x बाई x इंटू 2 का स्क्वायर ना, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, चेक करो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो x के वैल्यू जो 3, चेक करो 3 आएगा, 0.3 आएगा, भाई गड़बड़ मत करना, हाँ 0.3 आएगा बेटा, चेक कर लो जल्दी से ना। क्लियर है ना, गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बेटा लफड़ा ही हो रहा है ना। देखो यहाँ 0.1 है, चेक करो, यहाँ पे देखो आप इनको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो ये आ गया 12, यहाँ आ गया x बाई 0.1 और उधर आ गया 0.2 का स्क्वायर गया, तो x बाई 0.1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आएगा 1.2, चेक कर लो, x का वैल्यू 0.3 आएगा। सॉल्व कर लेना यार, देख लो समझ में आ रहा है ना भाई, x बाई 0.1 है ना, 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब अगले एक्सपेरिमेंट में y का वैल्यू पूछा है, तो अब अगले एक्सपेरिमेंट में y देखो क्या करना है, तो उसमें a का वैल्यू दिया है 0.3 और b का कंसंट्रेशन y दिया है और रेट आपको दिया है। तो देखो अगर हम फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की बात करें, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, तो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में ये तो आप लिख ही लो, इसकी जरूरत पड़ेगी डिवाइड करने काम आएगा। दिस इज इक्वल टू k 0.1 का स्क्वायर,
एंड फिर आप लिखना कि एक रेट कितना दिया है 2.88 इंटू 10 की पावर -1, दिस इज इक्वल टू के। इसमें ए का कंसंट्रेशन दिया है बेटा 0.3 और बी का कंसंट्रेशन दिया है वाई का स्क्वायर, ये देखो। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और इन दोनों को डिवाइड करके आप देखो कि आंसर क्या आएगा। तो देखो डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ गया, आपको लिख दीजिए आप इसको 0.6 इंटू 10 की पावर -2 और इसको लिख दीजिए 28.8 इंटू 10 की पावर -2, देखो। एंड दिस इज इक्वल टू, के तो खत्म हो गया, यहां से आ जाएगा बेटा 1/3 और यहां आ जाएगा आपका 100y²। चेक करो, चेक कर लो। तो यहां से आपको सॉल्व करके y निकालना है। चेक करो बेटा, देख लो। तो ये गायब हो गया, इधर से ये गायब हो गया, तो यहां से देखो y² का वैल्यू आ जाएगा 1/300 इंटू 288/6। चेक करो, तो यहां से ये देखो, क्लियर, ये देखो क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं करना बेटा। ठीक है, तो 0.16 आया बेटा, ये 0.16, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0.4। चेक करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। y का वैल्यू कितना आया 0.4, तो आंसर कितना आया 0.3 और 0.4, तो आंसर विल बी सेकेंड। चेक करो, आंसर इसका कितना आया, आंसर जो आया वो आया सेकेंड। ये चेक करो, क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द टाइप ऑफ interaction in column A with distance of measurement. This is one of the standard information कि आयन का फोर्स, आयन फोर्स मतलब आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी R पे डिपेंड करती है। फिर आयन डाइपोल अगर करें, आयन डाइपोल अगर करें तो R² हो जाता है। फिर डाइपोल डाइपोल करें, डाइपोल डाइपोल करें तो एनर्जी इज R³। इसी तरह डाइपोल इंड्यूस डाइपोल करें, डाइपोल डाइपोल डाइपोल, फिर आएगा आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और फाइनली लंदन फोर्स, और भी करेंगे। फाइनली ऑर्डर बढ़ते बढ़ते लंदन फोर्स और लंदन फोर्स डिस्पर्जन फोर्स, इट इज R6 हो जाएगा। यानी बीच में 3 फोर्सेस और आएंगे, जिसमें 4, 5 और वैल्यू आएंगे। एक आएगा किसके लिए, आयन इंड्यूस डाइपोल, और एक हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, उनके लिए R5 R6। सो इसके लिए हमारा राइट आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एलिमिनेशन क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड का। कह रहा मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन। तो देखिए पेंटेन में कह रहा है आपका 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो, तो 1 2 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 फ्लोरो। चेक करो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन। चेक करो बेटा, ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन ये कंपाउंड है। अब इसमें E2 एलिमिनेशन कराना है, E2 एलिमिनेशन। तो आप ऐसे सोचो कि लीविंग ग्रुप, देखो ये तो अलग होने से रहा, ठीक है बेटा, ये तो अलग नहीं होगा। ठीक,
जब ये अलग नहीं होगा तो इसका मतलब यहां से Br अलग होगा। अब Br के साथ अलग होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसके साथ ये H अलग हो या फिर ये H अलग हो। तो होगा क्या इसमें कि जो ज्यादा एसिडिक है वो अलग होगा। तो बेटा यहां पे और यहां पे देखोगे ये H ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि माइनस जो आएगा उसका फ्लोरीन का क्या होगा, उसका माइनस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CF CH3। चेक कर लो। तो यहां से इसके हिसाब से आंसर चेक कर लो बेटा क्या हो जाएगा। ठीक है, चेक करो। सो यहां से आपका आंसर जो है कौन सा बन जाएगा, चेक करो बेटा। ये बन गया आपका आंसर फर्स्ट। चेक करो, आंसर आएगा फर्स्ट। इसमें एक पता है एक बात और है कि यहाँ पे इसलिए भी लॉजिक लग रहा है इसमें कि यहाँ पे जो एल्कीन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एफ का लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में है, डबल सिंगल डबल ना, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। वैसे कुछ लोग कहेंगे कि यहां से H निकाल के यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड से अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन रेजोनेंस नहीं मिलेगा। फ्लोरीन का जो लोन पेयर होगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपको पहले समझो। यहां Br दिया है, यहां OH माइनस दिया है। ठीक है, सो इसमें जो है रिएक्शन आपको ये दी है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया है वो K टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन ऐसे दिया है। दूसरा रिएक्शन आपको दिया है इसमें कि अगर OH माइनस इथाइल एल्कोहल लेते हैं तो जो है आंसर जो आता है ये आता है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है K टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और OH माइनस आता है। फिर कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल इफेक्ट नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन फर्स्ट। ये रिएक्शन फर्स्ट है बेटा, ठीक है, और ये रिएक्शन सेकेंड है। ओके, ठीक है। तो देखो, क्योंकि रिएक्शन के रेट में कहीं OH माइनस आ ही नहीं रहा है, तो कंसंट्रेशन आप कितना भी OH माइनस का कर दो, फर्स्ट रिएक्शन के रेट में फर्क नहीं आएगा। क्या कहानी क्लियर है? तो जो पहला है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन फर्स्ट, सही है। फिर कह रहा है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन सेकेंड। ठीक है, OH माइनस की जगह OR माइनस कर दोगे तो प्रोडक्ट तो बेटा वही रहेगा। ठीक है, तो बात जरा समझी जाए। तो कह रहा चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन सेकेंड। कह रहा चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन सेकेंड। ये तो क्यों नहीं होगा भाई, पड़ेगा। तो करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, ट्रू पूछा था ना बेटा। तो ट्रू में आएगा चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन फर्स्ट, फर्स्ट तो ट्रू है। दूसरा कह रहा है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ, ही गलत है। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन सेकेंड। अगर आप सेकेंड रिएक्शन में OH माइनस की जगह OR माइनस कर दोगे तो ये और तगड़ा बेस हो गया, तो तगड़ा बेस हो गया तो रेट तो चेंज हो गई यार, तो नो इफेक्ट, ये तो गलत ही हो गया बेटा। फोर्थ है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल, ये तो ये भी गलत है, तो फर्स्ट ही सही हो गया, तो आंसर विल बी फर्स्ट। चेक कर लो, वैसे भी फर्स्ट सही हो गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। चेक करो, आंसर विल बी फर्स्ट। क्या समझ में आया? देखो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि OH माइनस जगह OR माइनस, तो OR माइनस तो बेटा और बेस होता है, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं जनरली हम लोग E2 में, तो OR माइनस लेते ही रेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कह रहा द साइज ऑफ रॉ मैंगो
shrinks to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution. Simple. जब आप उसको concentrated salt solution में डालोगे तो बेटा ऑस्मोसिस हो जाएगी, चेक करो। तो ऑस्मोसिस के कारण वो जो उसका साइज होता है वो चेंज हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? चलिए, तो उसके हिसाब से ऑस्मोसिस कौन सा आंसर है? सेकेंड। सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर विल बी सेकेंड। 10. If you spill a chemical toilet cleaning liquid on your hand, your first aid should be. Now, chemical toilets toilet chemicals consist of acids, and most important constituent is HCl and other acid like phosphoric acids are present. HCl is present in the maximum amount. So, it is acid that is to be required to be destroyed, and for destroying acid we require a base like sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate destroys it by forming a salt of, like NaCl, it is salt of strong base, strong acid which is neutral, causes no burning sensation to skin, and with simultaneous loss of CO2 and H2. This carbon dioxide is lost. And that carbon dioxide also makes loss of water molecule because reaction is exothermic. So, this is the best way. Aqueous ammonia, ammonia is a weak base, NaOH is a strong base that may harm your skin, and vinegar is acidic, so it cannot be used. So, out of this the best choice is sodium bicarbonate, which is mild basic. Now, it is a salt of strong base, weak acid. So, it not affect the skin. Other chemicals are drastically going to affect the skin. So, best choice is sodium bicarbonate, that is baking soda solution. Question number 11. Question number 11 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखिए आपको क्या दिया है इसमें, कंपाउंड जो दिया है वो नोट कर लेते हैं पहले, फिर एसिडिटी निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। सो जो है बात समझिए, इसमें बेटा आपको दिया है कि यहाँ OH बनाया है, एक आपको यहाँ OH बनाया है, एक आपके यहाँ NO2 लगा है, ठीक है, एक आपका यहाँ COH लगा है, और एक आपको पास यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये HA लिखा है, चेक करना, ये HB है, ये आपका HC है और ये HD है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए कि कौन सा अच्छा एसिड होगा, तो सिंपल देखो, ये तो एग्जैक्टली एसिड है, तो सबसे ज़्यादा होगा बेटा B। चेक करो, B के बाद यहाँ आप देखो ये NO2 इसके पैरा पे लगा है, तो जब आप यहाँ से H हटाओगे तो नेगेटिव जो O माइनस आएगा वो माइनस M से NO2 उसको स्टेबलाइज करेगा, तो उसके बाद C आएगा, C के बाद बेटा D आएगा, और D के बाद जो है आपका A आएगा, BCDA आंसर आएगा। सो BCDA के हिसाब से आंसर आएगा BCDA, आंसर विल बी सेकेंड। ये देखो समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है GOC का। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगेन ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C9H10O। देखिए C9H10O ये दिया है आपको A। देखो एक बात समझो, इसमें सबसे पहला काम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। तो C9H कितना होना चाहिए, 9, 18, 20, C20 होना चाहिए, H20 10 है, 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका रिएक्शन HI से कराते हैं तो B और C मिलता है। तो बेटा जब इसका रिएक्शन आप HI से कराते हो तो आपको मिलता है B और C, ओके, ठीक है। B गिव्स येलो PPT, B कह रहा है AgNO3 से रिएक्शन करता है तो येलो PPT बनाता है, ओके, ठीक है। और जब C टॉटोमराइज करता है तो मान लो D कंपाउंड मिलता है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो आइडेंटिफाई A ना, सिंपल। अब ऑप्शन चेक करो, देखो पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये आपको दिया CH2,
ये दिया है O CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसमें HI मिलाने की कोशिश करें, सपोज यहाँ पे हम HI मिलाने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो आप देखो कि यार जो HI होगा वो क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ अगर हम ये कहें कि भाई यहाँ पे आप H+ अटैक करो, H+ अटैक करो तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो है देखो यहाँ मिल जाएगा CH2I और प्लस मिल जाएगा बेटा CHOH डबल बॉन्ड CH2, और ये अगर टोटोमराइज कर गया तो ये CH3CHO, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। देखो ध्यान से, क्लियर। अब देखो, अब आप देखो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, उसमें आप ये देखो कि उसमें O डायरेक्टली जुड़ा है रिंग से। जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी ये O रिंग से जुड़ा होता है तो ये वाला बॉन्ड कभी अलग नहीं होता। तो इसका मतलब यहां तो OH ही आएगा और यहां से आपका आयोडाइड आएगा, तो आयोडाइड फिर आयोडोफॉर्म कैसे देगा? टोटोमरिज्म के बाद आयोडोफॉर्म होगा ही नहीं। चेक करो। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जो है केवल फर्स्ट आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चेक कर लो। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। Next we have question number 13. Two elements A and B have similar chemical properties. They don't form solid hydrogen bicarbonate but react with nitrogen to form metal A and B. The metal can be, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट in solid phase does not exist. Magnesium bicarbonate in solid phase does not exist. And lithium and magnesium are diagonally similar. Both reacts with nitrogen and forms corresponding nitride. Lithium nitride and magnesium nitride. So just 4 is the right answer. देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सबशेल एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, m इक्वल टू -2। देखो m का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर -2 है, इसका मतलब बेटा सोचो, ना तो p सबशेल हो सकता है और ना ही s सबशेल हो सकता है। केवल कौन सा होगा? d और f। सोचो तो d सबशेल और एक f सबशेल, 2 सबशेल आ जाएंगे। तो आंसर हो गया 2 सबशेल। समझ में आया? ये देखो, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर विल बी 3rd। क्लियर? हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यहां OH दिया है, यहां NO2 दिया है, यहां CH3 दिया है। ओके, और इसका बेटा कराया है नाइट्रेशन। तो देखो ये डीएक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर है, तो सब्स्टिट्यूशन एक्टिवेटर के हिसाब से होना चाहिए कायदे से। सब्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए ये एक्टिवेटर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि यहां होना चाहिए या यहां तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा ये आएगा OH CH3 और यहाँ पे NO2। ठीक है, यहाँ पे NO2, ये देखिए। सो जो है बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3rd। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि भाई 2 compounds A and B with the same molecular formula C3H6O। ये देखो, ठीक है, ये A और B का दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा क्या है? सेम है। फिर करा जब इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो करा C और D मिलता है, और C के टेस्ट हैं। करा C जो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब दोनों एल्कोहल है। ठीक है बेटा। ल्यूकोस टेस्ट C जो है टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद दे रहा है और D तुरंत दे रहा है, यानी C जो है वो
2 डिग्री एल्कोहल है और डी जो है बेटा 3 डिग्री एल्कोहल है, यानी सी जो है 2 डिग्री एल्कोहल है और जो डी है वो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। ये बात पक्का हो गया, ठीक है। सो देखो C3H6O, सो एक कंपाउंड अगर ये हो जाए, एक ये हो जा सकता है और एक जो है आपका CH3CH2CHO, ये बिगिनिंग की बात कर रहे हैं ए और बी में। अगर इसमें हम CH3MgBr की रिएक्शन करा दें बेटा, वाटर की प्रेजेंस बाद में कर दें, तो यहां से आ जाएगा CH3COH, CH3CH2CH3 और यहां से जो आ जाएगा देखो CH3MgBr, तो यहां से आ जाएगा CH3CH2CH2 CHOH देख लो। अब इसमें से कह रहा है जो आयोडोफॉर्म दे रहा है वो C पॉजिटिव है, तो ये आयोडोफॉर्म, ये हो गया C और ये हो गया D। चेक करो बेटा, चेक करो। तो जो C हो गया वो हो गया आपका 1 2 3 4 ना, ज्यादा कार्बन तो नहीं कर दिया अपन ने, 1 2 C3H6O था बेटा। एक काम करते हैं, ये नहीं, एक एक्स्ट्रा कार्बन हो गया ना, कोई बात नहीं। तो यहां से जो है ये समझ में आ गया, तो यहां से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया, यानी ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बेटा। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया सी ना, सो जो है ये आंसर आएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन सी सही है बेटा। सो आंसर विल बी सेकेंड। मिला लेना एक बार ऑप्शन। कहानी समझ में आई, देख लीजिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 3 element X, Y and Z, 3 element X, Y, Z are in third period of periodic table. Oxide of X, Y, Z are basic, amphoteric and acidic. The correct order of atomic number. तो हमें मालूम है इधर से इधर जाएंगे तो S ब्लॉक के ऑक्साइड क्या करेंगे, कैसे होंगे, बेसिक। इधर आएंगे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक और गैलियम एम्फोटेरिक, और बाकी सारे ऑक्साइड क्या होंगे, इधर और आएंगे तो एसिडिक ऑक्साइड। और एक पीरियड में है तो इधर से इधर जाने में क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड पीरियड की बात हो रही है। सो एक्स वाई और सबसे ज़्यादा क्या जेड का हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज 1। Question number 18, the one that is not expected to show isomerism. Now 4 compounds are given, NiNH3 H2O2+। तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। वन इज सिस लाइक H2O and NH3 and NH3, this is cis form। और एक दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा ट्रांस, जिसमें H2O को आप अपोजिट कर सकते हो, H2O, NH3, NH3। This isomer is trans। So 2GI, this system has 2 geometrical isomers। सेकेंड है NiEN3 तो EN को ऐसे दिखा सकते हैं, Ni कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दिस इज NN इथाइलिन डायमीन, और ये शो करेगा ऑप्टिक इसका मिरर इमेज। ये दोनों मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये इधर बन जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर आगे आ जाएगा। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल।
मिरर इमेज, तो ये शो करेंगे दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स। थर्ड केस है प्लेटिनम NH32Cl2। नाउ यहाँ हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, प्लेटिनम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स NH3 Cl, दिस इज सिस फॉर्म, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेटिनम NH3 Cl, दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो ये भी शो करेगा 2GI, टू ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन जो लास्ट केस है इसका NiNH32Cl2, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, sp3 हाइब्रिडाइज है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है। इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स में ना तो ज्योमेट्रिकल, ना तो ऑप्टिकल और ना ही किसी टाइप की कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगी। राइट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, amongst the following statement regarding adsorption, those that are valid are: delta H becomes less negative as adsorption proceed. On a given adsorbent, ammonia is adsorbed more than nitrogen gas. On adsorption, the residual forces acting on surface molecule increases with increase in temperature. The equilibrium concentration of adsorbate decreases. Now in this case, question number 19, तो हमें मालूम है adsorption is what? Adsorbate plus adsorbent, तो ये रिवर्सिबली देता है क्या? Adsorbate adsorbent system plus energy release होती है, because this is solid, adsorbent is solid, adsorbate is some liquid and gas, तो ये पूरा सिस्टम सॉल्व, इसलिए हीट एनर्जी, इसलिए हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन नेगेटिव होगा। और जैसे जैसे ऊपर की वैकेंसीज या साइट्स ऑक्युपाई होती जाएंगी, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की सरफेस ही फ्री होती हैं फॉर होल्डिंग। इट इज द सरफेस फिनोमेना, एज द vacant sites are keeps on occupying, delta H becomes less negative as adsorption proceeds. Or on a given adsorbent, ammonia is adsorbed more than nitrogen gas. Now ammonia and nitrogen gas, ammonia is polar and nitrogen is non-polar. Ammonia has higher critical temperature, and greater the critical temperature of the gas, more easier will be its adsorption. Greater the critical temperature of gas, more easier will be adsorption. More easier will be adsorption. Question number 19. Question number 20. The molecular geometry of SF6 is octal. What is the geometry of SF including lone pair? So it is simple case. SF4 का केस आएगा 4 bond pair and 1 lone pair. So it is sp3 dehybridized. SF, F and F including lone pair geometry बोलनी है. Including lone pair is trigonal bipyramidal. So second is the right answer. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे थे। तो देखो 21 क्वेश्चन में क्या दिया, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ अ सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड X 4:1 एंड 3:4। इसका मतलब क्या है कि आपको दिया है मास परसेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि W कार्बन बाई W हाइड्रोजन, ये आपको बेटा दिया है 4:1 यानी कि 4/1। ओके, तो यहां से आप एक काम करो, W कार्बन बाई 12 कर दो, WH/1 कर दो, तो ये हो गया मोल ना, तो यहाँ 4/12 कर दो, तो यानी ये हो गया बेटा 1/3। मान लो कि जो फॉर्मूला है वो CXHYOZ है,
यानी x कार्बन का मोल है, y यानी कि x बाई वाई का वैल्यू 1/3 आ गया। ओके, एंड अब आपको दिया है W कार्बन डिवाइड बाई W ऑक्सीजन ना बेटा, कार्बन ऑक्सीजन, हाँ WO, ये दिया है आपको 3/4। सो आप क्या करो, W कार्बन बाई 12 डिवाइड बाई W ऑक्सीजन बाई 16। ये देखो कार्बन का मोल, ऑक्सीजन का मोल। यहां भी आप क्या करो, 3/4 था तो यहां बाई 12 करो, 16 से मल्टीप्लाई करो। भाई यहां बाई 12 किया, 16 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ गया आपको 3/4 ना बेटा, 3/4। तो यहां से आ गया 1, यानी ये हो गया कार्बन का मोल x, ऑक्सीजन का z इक्वल टू 1। इसका मतलब x का वैल्यू z के बराबर आ गया। ओके, अब देखो, अब फॉर्मूला क्या है आपका, CxHyOZ। तो CxHy, y की जगह आप लिख पाओगे बेटा 3x और z की जगह पे लिख पाओगे आप x। तो यानी ये फॉर्मूला जो है CH3O, यानी ये जो है आपका इंपिरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH3O आ गया। लेकिन बेटा देखो CH3O एग्जिस्ट ही नहीं करता, और क्वेश्चन में लिखा है क्लियर कि सैचुरेटेड साइक्लिक असाइक्लिक कंपाउंड है, यानी डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो आप क्या करो कि फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होगा आपका C2H6O2। अब कुछ लोगों का कहना है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 3 से करते तो बेटा 3 से C3H9 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, चेक कर लो आप, नहीं करेगा। 4 से करते तो C4H हो जाता 12 और C4H10 होता है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सिंगल फॉर्मूला है जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से C2H6O2 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2, ये देखो क्लियर। तो यहां आप लिखिएगा 5/2O2। तो देखो अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो O2 का मोल क्या था 5/2, तो फॉर 2 मोल्स C2H6O2 इक्वल टू आएगा 5/2 इंटू 2 यानी कि 5 मोल O2। चेक करो, क्लियर। तो अगर हम 2 मोल आपके ये कंपाउंड लेते हैं तो ये जो है ये आ जाएगा, क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी क्लियर, इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। एंड ये कह सकते हैं कि फॉर सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी क्लियर है भाई, देख लीजिए। तो आंसर आ गया बेटा 5 मोल O2, ठीक है बेटा। सो जो है इसमें आपको जो है मोल्स पूछा था, तो मोल्स तो 5 मोल्स हो गए। ये देखो अगर मोल्स ऑफ O2 पूछा है तो सीधे आपके आ गए बेटा 5 मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, करा ये रिएक्शन देखिए, 2Cu प्लस से Cu+2 और Cu सॉलिड डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। इसका ln के इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। गिवन है आपको E0 Cu+2 से Cu प्लस 0.16 एंड E0 दूसरी वैल्यू दी है आपको Cu प्लस से Cu इक्वल टू 0.52। तो पहले अपने को इस रिएक्शन का E0 सेल निकालना पड़ेगा बेटा। तो आप क्या करो, ऊपर वाली जो दी है ना इसको आप ऐसे लिख दो ना, तो इसका E0 हो जाएगा माइनस का 0.16 और Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, E0 हो जाएगा इसका प्लस का 0.52। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिएक्शन आ जाएगी दिस Cu+2 Cu सॉलिड, E0 सेल आ गया बेटा 0.52 माइनस 0.16 क्या जाएगा 0.36, ठीक है। अब क्या लिखिएगा, इक्विलिब्रियम पे E0 का वैल्यू 2.303 RT, अच्छा ln में पूछा है
आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, आर टी बाई एन एफ। एन का वैल्यू 1 है, आर टी बाई एफ का वैल्यू शायद दिया है आपको 0.025, तो ई नॉट दिया है आपको 0.36 डिवाइडेड बाई 0.025, तो यहाँ जाएगा एल एन के इक्विलिब्रियम। चेक करो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 36/25 इक्वल टू एल एन के, ठीक है, यही आएगा ना 360। चेक करो, तो आ जाएगा 144। चेक करो एक बार, इंटू 10⁻⁻1। ये देखो बेसिकली 14.4 आता है, तो उसको 140 क्योंकि 10⁻⁻1 में लाना था, तो आंसर जो है हो गया 144। चेक करो बेटा, कहानी समझ में आई? आसान सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रो, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन दिया है, ये आपको दिया है 4.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर। ओके, ठीक है। सो आप क्या करोगे, देखो एनर्जी निकाल लोगे आप SC बाई लेमडा से, ये आ गई इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। ये किसके बराबर होगी बेटा, ये होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ना इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा यूनिट कन्वर्जन करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 222 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ये आंसर आ गया, ये वाला आंसर हो गया, देखो ठीक है। सीधे फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाना है, ठीक है बेटा। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, कह रहा कंपाउंड दिए हैं आपको K2Cr2O7, KMnO4, K2FeO4। कह रहा है इसमें जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर है XYZ, तो XYZ का सम पूछा है, बहुत ही आसान। +6 +7, यहां से आ जाएगा +6। चेक करो बेटा, +6 ही आएगा ना। इसका हो गया x - 8 इक्वल टू, चेक कर लो, -2, तो x का वैल्यू +6, ठीक है। तो सम क्या हो गया, x + y + z क्या हो गया बेटा, 6 7 6, ये आ गया 19। चेक करो, आंसर है 19। ये लो, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल लिक्विड होता है बेटा, इसको O2 के साथ कंबशन कराइएगा तो CO2 गैस, 2 CO2 गैस और 3 वाटर लिक्विड मिलेगा। ओके, तो 4 और 3 7, 3 O2 गैस। तो बेटा यहाँ पे ΔH जो आपको दिया है, ये दिया है आपका -327 किलो कैलोरी। ओके, और आपको पूछा है कि हीट इवॉल्व्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है, तो हीट इवॉल्व्ड पूछा है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा है, हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है ना। तो देखो ΔH इक्वल टू होता है ΔU प्लस ΔNG/RT। यहां से ΔNG का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2 और -3, 2 - 3 -1, तो ΔU का वैल्यू हो जाएगा ΔH माइनस ΔNG/RT। ΔH का वैल्यू है 327, यहाँ पे हो जाएगा बेटा RT, तो यहाँ से 327 प्लस R का वैल्यू रख दो, किलो कैलोरी है ना, तो R का वैल्यू रख दीजिए 2 × 10⁻³ और टेम्परेचर बेटा कितना दिया है 27 यानी कि 300। चेक करो, तो यहाँ से आ जाएगा -327 प्लस ये आ गया आपका 600 ना, हाँ 0.6 हो गया बेसिकली। चेक कर लो,
तो यहां से जो आ गया, ये आ गया आपका -326 ना, -326.4 किलो कैलोरी। चेक करो। और आपको आंसर देना था हीट इवॉल्व्ड इन कैलोरी, तो यहां से आ जाएगा हीट इवॉल्व्ड लिखना है बेटा। तो हीट इवॉल्व्ड अगर आप देखोगे तो यह आ जाएगा 326,400 कैलोरी, क्योंकि हीट इवॉल्व्ड तो माइनस का प्लस हो गया ना बेटा, 326,400। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए